क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन। लो एक बुक दे दो, ये बुक दो। फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। इसमें एक पिता की बात हो रही है और एक बेटी की बात हो रही है। इसमें बोला गया आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times ओल्ड एज यू वर, देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड यू विल बी। 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 गुना था और 3 साल बाद मैं आपकी एज का 3 गुना रह जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। कहते हैं इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करो और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करो। तो 7 साल पहले की बात हो रही है, 3 साल बाद की बात हो रही है। ना हम पहले की बात करते हैं ना हम बाद की बात करते हैं, हम प्रेजेंट की बात करते हैं। आज की डेट में आफ्ताब की एज क्या होगी? लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान ली x। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। डॉटर की प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली? इतना तो आपको भी पता है कि अगर मैं यहाँ पर फादर की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं उसकी डॉटर की बात कर रहा हूँ, तो क्या पिता की उम्र और बेटी की उम्र बराबर हो सकती है? पिता की उम्र ज़्यादा होगी और बेटी की उम्र कम होगी। ठीक है, अब दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन से हम पिता की और बेटी की उम्र बराबर कर सकते हैं। अब सुनिए दो सिचुएशन कौन सी हैं। मैंने ये मान लिया कि पिता की उम्र है 30 साल और बेटी की उम्र है 5 साल, मान लिया। ठीक है, अब 30 और 5 बराबर तो हो नहीं सकते। ठीक, अब अगर पिता की उम्र 30 साल है और उसको बेटी की उम्र के बराबर करना है, तो फिर आप उसको किससे डिवाइड करोगे? 6 से। जब 6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो पिता को तो हम छोटा कर नहीं सकते, पर बेटी को बड़ा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ठीक, तो यानी पिता की एज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। पिता की एज जैसे है वैसे ही रखेंगे हम, उसके साथ कोई डिवाइड नहीं, कोई मल्टीप्लाई नहीं। जो डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा वो किसके साथ होगा? बेटी की उम्र के साथ। और बेटी की उम्र के साथ मैंने बोला डिवाइड या मल्टीप्लाई। मुझे बताओ, डिवाइड होना चाहिए इसके साथ कि मल्टीप्लाई होना चाहिए? मल्टीप्लाई। यानी एक बात ये समझ में आ चुकी है हमें कि जब भी हम कोई क्वेश्चन ऐसा एज का करेंगे जिसमें फादर की, डॉटर की, फादर की या सन की एज की बात होगी, उसमें जो मल्टीप्लाई करना है वो बच्चे को करना है, पिता को नहीं करना। अगर पिता को मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितनी उम्र हो जाएगी? 150 साल, 150 ईयर्स। ये तो और बड़ा हो जाएगा। हमें क्या करना है? हमें ऐसी सिचुएशन बनानी है कि जिसमें फादर की एज और बेटे की एज या बेटी की एज क्या हो जाए? इक्वल टू हो जाए। तो वो इक्वल टू बनाने के लिए, ये बात ध्यान से सुन लो, वो इक्वल टू बनाने के लिए हमें हमेशा बेटा या बेटी जिसके बारे में भी बात हो रही है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, उसके साथ। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में आफ्ताब कहता है बेटा 7 साल पहले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं 7 साल पहले की बात कर रहा हूं, पीछे भूतकाल में जा रहे हैं हम, तो हमेशा क्या आता है? माइनस। तो 7 साल अगर पिता को बीतेंगे तो 7 साल फिर किसके इधर से कम होंगे? बेटी के भी कम होंगे कि नहीं होंगे? आफ्ताब कहता है बेटा 7 साल पहले ना मैं आपकी एज का 7 टाइम था, 7 टाइम। अब 7 से किसे मल्टीप्लाई करना है? पिता को कि बेटी को? बेटी को। ठीक है, जब मैं 7 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हम ये मानेंगे कि भाई अब एज बराबर हो चुकी है। अभी बताया आपको मैंने, अगर पिता की उम्र 30 साल है और बेटी की उम्र 5 साल है या 6 साल है, तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे? बेटी को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 5 6 का कितना होगा? 30 होगा। तो हमें यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करना है? बेटी को मल्टीप्लाई करना है। एज ऑफ डॉटर जो हमने y मानी है, 7 साल इधर कम किए तो 7 साल इधर भी कम करेंगे, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7 से। ये पहली इक्वेशन समझ में आई आप लोगों को? ठीक, इसकी ब्रैकेट्स खोलिए। x - 7 इज इक्वल टू 7y, 7 7 का 49। अब ऑलरेडी आप इंट्रोडक्शन क्लासेस लगा चुके हो, आपको दिख रहा है इसमें कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? एक्स वाई वाले एक तरफ और बिना एक्स वाई वाले एक तरफ। तो x का x, ये प्लस 7y उधर बैठा है, इसको इधर लेकर आएंगे तो -7y। उधर देखो कौन बैठा है? -49। तो जब ये -7 उधर जाएगा
प्लस, तो हमेशा याद रखना इसके पीछे लगाना है, आगे नहीं लगाना, ठीक है। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 में से 7 निकालिए बच्चों, माइनस 42, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। इतना डन। तो ये तो था 7 साल पहले। अब सेकंड सिचुएशन में आफ्ताब कहता है बेटा आज से ना 3 साल बाद अगर पिताजी को 3 साल बीतते हैं तो बेटी को भी 3 साल बीतेंगे। पिताजी का बर्थडे 3 साल में 3 बार आ रहा है, तो बेटी का बर्थडे भी 3 साल में कितनी बार आएगा? 3 बार ही आएगा। तो आज से 3 साल बाद, वो था पहले, अब ये क्या है बाद में, भविष्य में जा रहे हो आप, तो फिर क्या आएगा? प्लस। तो अगर पिताजी को 3 साल बीतते हैं यहाँ से, तो बेटी जो है उसको भी क्या बीतेंगे? 3 साल क्रॉस होंगे। तो अब फिर मल्टीप्लाई करना है किसी ना किसी के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? पिता के साथ कि बेटी के साथ? बेटी के साथ। और कितना मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। तो यहाँ पर उन्होंने बोला 3 टाइम। ये मत देखना कि मैंने यहाँ पे 7 कम किए तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, वो सिचुएशन में लिखा हुआ है 7 टाइम्स, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पर सिचुएशन में लिखा हुआ है 3 टाइम्स, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया। ये नहीं कि सर ने यहाँ 3 लगाया तो यहाँ पर भी 3 लगा दिया, यहाँ 7 लगाया तो यहाँ पर भी 7 लगा दिया। अगर यहाँ पर वो कहता 5 टाइम्स तो मुझे क्या करना पड़ना था? 5 टाइम्स। यहाँ पे +3 लगाकर तो मल्टीप्लाई 5 से करता 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। तो 3 टाइम्स बोला तो 3 से मल्टीप्लाई होने वाला है ये। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x + 3 इज इक्वल टू 3y + 3 का 9। यहाँ पर भी प्रॉब्लम दिख रही है, एक्स वाई वाले एक तरफ, x एज इट इज, +3y इधर आया तो -3y, 9 का 9, +3 उधर शिफ्ट किया तो माइनस, x - 3y इज इक्वल टू कितना? 6। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन मैंने बना दी हैं। अब क्वेश्चन में मेरे को कहा गया था कि भाई इन इक्वेशन को एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करो। ये जो पहला डब्बा मैंने बंद किया ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, ये दूसरा डब्बा बंद किया मैंने दूसरी इक्वेशन की एल्जेब्रिक फॉर्म है। एल्जेब्रिक फॉर्म का मतलब है एक्स वाई में इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। हमने एल्जेब्रिक फॉर्म बना दी, क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। एल्जेब्रिक फॉर्म बनाने के बाद हमें बोला गया कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करो, ठीक है। और ग्राफिकली मैंने जो फर्स्ट लेक्चर आपको दिया था उसमें ग्राफिकली बताया था कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली सॉल्व करने वाले हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास है x - 7y इज इक्वल टू -42। इसका डब्बा बनाएंगे हम एक, x और y। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x - 3y इक्वल्स टू 6। इसका भी एक डब्बा बना देते हैं, ये x और ये y। हाँ जी, अब आगे यहाँ पे x को आपको अपनी मर्जी से कोई नंबर देना है, जो भी नंबर देना चाहते हो दे सकते हो। ये बताया गया था आप लोगों को। बस ध्यान ये रखना है कि भाई जो अब आप वैल्यू निकाल रहे हो वो वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने x को अगर 0 भरा, x को क्या भरा मैंने? 0। अब ध्यान देना, x को मैं 0 भर रहा हूँ तो x हो गया 0 - 7y इज इक्वल टू -42। इतना ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कट हो गया, y इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 का y कितना आ गया मेरे पास? 6 आ गया। मैंने x को 0 भरा तो मुझे y 6 मिल गया। इतना डन। अब मैं x को क्या भर सकता हूँ, और 0 के बाद मैं क्या भर सकता हूँ? भरते भरते चेक कर लो, पता लग जाएगा फ्रैक्शन आता है कि नहीं आता। फ्रैक्शन आया तो वैल्यू नहीं लेनी वो वाली, ठीक है। अगर मैंने x को 1 भरा, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं x को 1 भरता हूँ तो मेरे पास ये बन गया 1 - 7y इज इक्वल टू -42। +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -42 - 1, ये बन गया -43। और आप लोगों को पता है 7 के टेबल पे 43 नहीं आता, तो फ्रैक्शन में आ गया। क्या 1 भरना पॉसिबल है हमारे पास? नहीं, हम 1 को अवॉइड कर देते हैं क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो 1 छोड़िए, कुछ और सोचिए, ठीक है। अभी फिलहाल हमने x को 0 भरा तो y हमारे पास 6 आया। अब यहाँ पर कितना है? 42। यहाँ पर कितना है? 7। 7 के टेबल पे 42 आता है ना। तो कोई ऐसा नंबर भर लो जो 7 और 42 7 के टेबल पे ही आता हो। 7 के टेबल पे 7 आता है, 14 आता है, 7 1 का 7, 7 2 का 14, 7 3 का 21। तो जब वो नंबर इससे माइनस होगा तो 7 के टेबल पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक चले जाएगा। आप अगर सीरियल ऑर्डर में भर रहे हो, 0 भर के देखा आंसर आ गया, 1 भर के देखा आंसर नहीं आया, 2 भर के देखोगे तब भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हाँ 7 से स्टार्ट हो जाएगा आंसर आना। अगर आपने 2 भरा +2 इधर क्या होगा? -42 और -2 कितना हो गया?
-44, 7 के टेबल पे 44 नहीं आता, नहीं आता ना। 3 भरा, 3 उधर भेजोगे तो -3, -42 और -3 -45, 7 के टेबल पे फिर 45 नहीं आता। 4 भरा, 4 उधर भेजा तो -42 और -4 -46, 7 के टेबल पे फिर नहीं आता। 5 भेजोगे नहीं जाएगा, 6 भेजोगे नहीं जाएगा। अब देखो फिर हम x को क्या भरने वाले हैं, हमने x को 7 भरना। ये रफ में करके चेक कर लेना, इसके नंबर नहीं मिलते, ये आप अपने माइंड में भी कर सकते हो अगर प्रैक्टिस है तो। अगर प्रैक्टिस है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन लिखकर सीधे डब्बा बना दो ये वाला, अगर बना सकते हो तो। और अगर नहीं बना सकते तो फिर बारी बारी x को 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव भरो नेगेटिव भरो, वो आपकी मर्जी, जो नंबर भरना चाहते हो भर सकते हो। ठीक है, हमने x को क्या रिप्लेस कर दिया अब 7, तो जहाँ पे x है बच्चों मैंने वहाँ पे 7 भरा। 7 - 7y इज इक्वल टू -42, -7y -42, तो +7 इधर आकर क्या हुआ माइनस, -7y -49, माइनस से माइनस कट। अब y कितना हो गया 7 7 का, तो y मेरे पास 7 आ गया। 7 भरा, x को 7 भरा तो y 7 मिल गया। इतना डन। ये पहली इक्वेशन का ग्राफ बॉक्स बन गया, वैल्यूज मिल गई, इसका ग्राफ बनाएंगे हम अभी आगे। दूसरी इक्वेशन, हाँ जी, x को क्या भरा हमने पहले 0, x को 0 भर दिया। जब x को 0 भरा तो ये हुआ 0 - 3y इज इक्वल टू 6। 0 खत्म है, 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये जो -3y है डिवाइड में आ जाएगा, 6/-3, ये और ये कट हुए, तो y कितना मिला हमें, y हमें मिला -2। x को 0 भरा था मैंने। अब बताइए x को क्या भरें 3, बिल्कुल सही, x को 3 भरेंगे। जो नंबर यहाँ पर होगा ना वही भर लो, ईजी हो जाता है। अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं तो 1 भर के ट्राई करूँगा, तो देख लो ट्राई करके 1 भर के। अगर आपने यहाँ पे 1 भरा तो 1 - 3y इज इक्वल टू 6, +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और 6 में से 1 गया तो कितना, तो ये 3 5 को डिवाइड नहीं करता। बच्चा कहता है सर मैं तो 2 भर देता हूँ, हमने बोला बेटा भर दे 2, उसने 2 भरा, जब +2 भरा तो +2 उधर जाकर क्या हो गया, 6 में से 2 गया तो 3 4 को फिर डिवाइड नहीं करता। अब क्या भरना पड़ रहा है, फिर हमें 3 भरना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने x को 3 भरा। जब x को 3 भरा तो यहाँ पर आ गया 3 - 3y इज इक्वल टू 6, -3y इज इक्वल टू 6 - 3y, 6 में से 3 गया तो 3, y इज इक्वल टू 3 बटे -3, 3 से 3 कट गया, y हमारे पास कितना आ गया -1। यानी x को 3 भरने पे, x को 3 भरने पे y निकला -1। ओह माई मिस्टेक, x को 3 भरने पे y निकला -1। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यूज़ जिस बच्चे का जो मन है वो भर सकता है, बस ध्यान ये रहे कि आपका आंसर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। इतनी चीज़ क्लियर होगी। ये जब मैंने पहले लेक्चर दिए थे ना आपको ग्राफिकल मेथड का, उस वक्त ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, उस वक्त सीधे सीधे क्वेश्चन थे, x को 0 भरो आंसर आ रहा है, y को 0 भरो आंसर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, इसमें x को एक बार कुछ और 0 भर दिया, भर के चलो मिल गया, पर दूसरी बार 1 2 3 4 5 भर के आंसर नहीं मिल रहा, तो हमें क्या भरना पड़ा 6 भरना पड़ा। यहाँ पर आंसर तो आते हैं पर पॉइंट्स में आते हैं, और पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉट करने मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए हम पॉइंट्स को अवॉइड करते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ तक एक बार देख लो, फिर बोर्ड हमने इरेज करना है। तो 2 इक्वेशन सॉल्व करके हमने पॉइंट्स उनके निकाल लिए हुए हैं। अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। सबसे बड़ा पॉइंट ढूंढो कौन सा है, 7। ओके चलिए 7 सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा। 0 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये कौन सी एक्सिस होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर कौन सी एक्सिस हुई हमारे पास, नेगेटिव। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। कोई ज़रूरी नहीं है 7 तक काउंटिंग लिखनी है हमने, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। पॉजिटिव 7 तक जा रहा है इसलिए 7 तक लिख रहा हूँ, नेगेटिव कहाँ तक जा रहा है देखो, तो फिर मैं सिर्फ -2 तक काउंटिंग लिख सकता था। वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, 7 7 सब बराबर हो जाएंगे इसलिए लिखी है, पता लगे। ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये पॉजिटिव वाई एक्सेस, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सेस। -1 -2 -3
-4, -5, -6 और -7। चलिए अब देखिए, दो इक्वेशंस हमने सॉल्व किए हैं, दोनों के ग्राफ प्लॉट करने हैं। x कितना है? 0 और y कितना है? x 0 और y 6। ये दो वैल्यूज देखनी है आपने, 0 पुट करके आपको y 6 मिला था, ठीक है। x आपका 0 है, x आपका 0 है और y कितना है? 6। तो 6 आपको y कहाँ पे देखना है? y एक्सिस पे, ये पॉइंट है। x आपका 0 और y आपका 6, तो इसको हमने डॉट कर दिया यहाँ पर। इतना डन बच्चों? ये लो 0,6 मिल गया। अगली बार x कितना है? y भी कितना है? तो x आपका 7 है, x आपका 7, ये 7 यहाँ से गया ऊपर, ये 7 यहाँ से ऊपर जाएगा, ये 7 यहाँ से इधर आएगा और यहाँ पे आकर दोनों आपस में मीट करेंगे। इतना डन? x भी 7, y भी 7। अगर कोई बच्चा यहाँ पर 7 पे डॉट लगा देता है और फिर यहाँ पर 7 पे डॉट लगा देता है, तो इस डॉट का क्या करोगे आप? इन दोनों से मिलकर जो डॉट मिला और इन दोनों से मिलकर जो डॉट मिला, उन दो डॉट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो x का 7 था, x की ट्रेन यहाँ से चली, y का 7 था तो y की ट्रेन यहाँ से चली, यहाँ पर आपस में मीट करे। तो मैंने आपको बोला कि बच्चों ये हमारे पास 7,7 का पॉइंट है। अगर मान लीजिए y 7 की जगह पे -7 होता तो मेरी ये ट्रेन ऊपर नहीं चलनी थी, कहाँ चलनी थी? नीचे। फिर यहाँ से ये डॉट इधर आता और ये डॉट इधर आता, तो यहाँ पे आके डॉट लगता। समझ में आ गई बात इतनी? अब इस डॉट्स को हटा देते हैं और हमें दो डॉट्स मिल चुके हैं। उन दो डॉट्स को देखो जिनको हमने ज्वाइन करना है। एक कौन सा? यही है 6 वाला, और एक हमारे पास ये रहा। अब एक स्ट्रेट लाइन के साथ इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करवा दो। करवा दिया? इसके ऊपर नाम लिख दो। ये किस लाइन की इक्वेशन है? देखो किसकी इक्वेशन है? x - 7y = -42, ये इसकी इक्वेशन थी। इतना समझ में आ गया? अब दूसरा, x कितना, y कितना, x 0 और y -2, मतलब x तो 0 ये रहा, y कितना हो गया? इसका मतलब ये हमारे पास पॉइंट आ गया 0,-2 का। इतना डन? डॉट लगा दिया वहाँ पर। अगली बार x कितना है? 3 और y कितना है? x आपका 3 है, ये रहा 3, और y कहाँ पे आपका? -1 ये रहा। तो इसका मतलब ये गाड़ी इधर चलेगी, ये गाड़ी इधर चलेगी, यहाँ पे आके दोनों आपस में मीट हुए। इसको हटा देते हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन से दो डॉट जोड़ने हैं मेरे को, ठीक। इसका नाम लिख दो। ये हमारे पास है x कितना, x3 और y कितना, -1। इतना डन। अब इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करवाते हैं। इन दोनों डॉट्स को एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करवा देना है आपने, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन का नाम भी लिखिए। क्या नाम है इस इक्वेशन का? x - 3y = 6, ठीक है। अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इनका वन सोल्यूशन है। वन सोल्यूशन समझते हो ना? 1/1 = -7/-3 माइनस कट गया, नॉट इक्वल टू वन सोल्यूशन है। वन सोल्यूशन का मतलब ये दो लाइनें कहीं ना कहीं पे आपस में क्या करेंगी? मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। आप देख सकते हो डिस्टेंस कम होता जा रहा है। पहले डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे मीट करेंगी आपस में, और जहाँ पे मीट करेंगी वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो हमसे पूछा नहीं उन्होंने हमें सिर्फ इतना बोला है कि इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली बनाओ और ग्राफिकली बनाओ। तो ये एल्जेब्रिकली हमने पहले बना दिए। एल्जेब्रिकली बनाने के बाद हमने पॉइंट्स पता कर लिए, और पॉइंट्स पता करके हमने क्या प्लॉट कर दिया? ग्राफ। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, और तीनों के तीनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं। पहले एल्जेब्रिकली इक्वेशन बना देनी है, फिर बाद में उनका ग्राफ प्लॉट कर देना। डन। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डाउट है कोई? चले आगे। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक क्रिकेट टीम का कोच है जो बैट्स परचेज कर रहे हैं और बॉल्स को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। कितने बैट परचेज किए? 3 बैट परचेज किए और 6 बॉल परचेज करी। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स। लेट कर ली हमने, लेट दी कॉस्ट ऑफ बैट की कीमत x मान ली, लेट दी कॉस्ट ऑफ बॉल की कीमत y मान ली।
ठीक है जी। अब आप कितने बैट परचेज कर रहे हो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो हम 3 बैट परचेज कर रहे हैं। एक बैट की कीमत x है, एक बैट की कीमत, तो 3 बैट की कीमत कितनी होगी? 3x। ठीक है, एक मार्कर खरीदा मैंने, ये एक मार्कर की कॉस्ट 20 रुपये है और मैं 3 मार्कर और खरीदता हूँ इसको डालकर। एक मार्कर ये है, 2 मार्कर और ले लिए, चलो टोटल 2 मार्कर और खरीदे। एक मार्कर की कीमत 20 रुपये, 2 मार्कर की कीमत और 3 मार्कर की कीमत मल्टीप्लाई करते रहोगे। एक बैट की कीमत x रुपये है तो 3 बैट की कीमत कितनी होगी? 3x। एक बॉल की कीमत y रुपये है और हमें बोला गया जी कोच ने 3 बैट परचेज किए और 6 बॉल्स परचेज करी। कितनी बॉल? 6 बॉल्स परचेज करी और टोटल उसको कितने पैसे देने पड़े? 3900 रुपीज़ उसको देने पड़े। ठीक है, उसके बाद फिर वो मार्केट में दोबारा गए, शी बाइज अनदर बैट। अनदर बैट मतलब एक और बैट खरीदा, एक बैट खरीदा। बैट क्या था आपके पास? x। और बॉल्स कितनी परचेज करी उन्होंने? शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। बॉल्स कम पड़ गई तो कितनी बॉल्स और परचेज कर ली? 3 बॉल्स और परचेज कर ली। अब आपको क्या लगता है पैसे ज़्यादा देने पड़े कम देने पड़े? यहाँ से देखो, देखकर पता लग जाएगा। कम। 6 बॉल्स, 3 बैट की कीमत 3900 रुपये थी, अब एक बैट और 3 बॉल्स खरीद के ला रहे हैं तो हमें कितने पैसे देने पड़े बच्चों? 1300। तो हमें 1300 रुपये देने पड़े। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। पहला पार्ट खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट में था एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो, ये होगी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट। दूसरे पार्ट में क्या बनाना है? इसका ग्राफ। अब ग्राफ बनाना है, चलिए बनाते हैं ग्राफ इसका। तो प्यारे बच्चों एल्जेब्रिकली तो हमने बना लिया, अब क्या बनाना है? ग्राफिकली। चलिए ग्राफिकली बनाते हैं। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो ये हमने पहले यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। फर्स्ट इक्वेशन का डब्बा बनाते हैं। 3x + 6y = 3900, यही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। आपको लगता है ये पूरी इक्वेशन किसी से डिवाइड हो रही है? तो देखो ज़रा ध्यान से, थोड़ा छोटा हो जाएगा। किससे डिवाइड कर दें? 3 से डिवाइड कर दें। जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो 3 से 3 कट, क्या बचा? और 3 से 6 कट तो क्या बचा? और ये 3 से ये कट गया तो 3 1 का 3, 3 3 का 9, 0 0। x + 2y = 1300, ये बन गया यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, अब बनाते हैं इसका बॉक्स। देखिए जी, किसी बुक में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और किसी बुक में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो हम जो बुक आपने एनसीईआरटी की हमें दी 3 लिखा था, हम 3 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर 2 के अकॉर्डिंग करोगे तो फिर 2 के अकॉर्डिंग आंसर लगाएगा। ठीक है, तो x को क्या माने? x को क्या मानना है? 0, है ना। अब ध्यान से सुनो, ग्राफ में 9 पॉइंट ड्रॉ होते हैं। कितने? अगर आपने x को 0 माना तो फिर ये क्या बचा? ये बचा 2y = 1300। 2 कहाँ आएगा? नीचे। और जब इसको कट करोगे तो 2 6 का 12, 2 5 का 10, कितना आया? 650। कैसे प्लॉट करोगे ग्राफ में? असंभव, नहीं प्लॉट कर सकते हम। अगर 1 से 650 तक गिनती लिखने को कहा जाए तो प्लॉट नहीं कर सकते। फिर आपको किस में मानना है? आप ये देखो, हंड्रेड्स में है, हंड्रेड्स में है ना, तो फिर ग्राफ में भी हम 100, 200, 300, 400 प्लॉट कर सकते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900 तक प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में हम, अगर 100 का गैप लें। हमें कैसे पता लगेगा 100 ही लेना था? स्टेटमेंट चेक करो, किसमें? हंड्रेड्स में है। अगर स्टेटमेंट हंड्रेड्स में है तो आपको वैल्यूज भी किस में पुट करनी पड़ेंगी? हंड्रेड्स में पुट करनी पड़ेंगी अब। ठीक है, पहले टेंस में थी तो अब 0 1 2 3 4 भर रहे थे, अब हंड्रेड्स में आ रही हैं तो क्या पुट करना है? 100। जानवी समझ में आया बेटा? तो हमने इस बार x को 100 मान लिया। हमने बोला भी हमारा जो x है वो कितना है? 100। अब देखते हैं 100 भर के पॉइंट्स में आंसर तो नहीं आता कहीं। अगर मैंने x को 100 माना तो x की जगह पर क्या आया? 100 + 2y = 1300, 2y = 1300 प्लस 100 इधर गया तो क्या हुआ? देखो ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह ही चल रहा है। बस सब्स्टिट्यूशन में आप x y की वैल्यू पहले निकालते हो फिर भरते हो। यहाँ पर आपकी मौज लगी, जो दिल करता वैल्यू लो। बच्चा कहता सर मैं 200 मानूंगा, एक कहता है मैं 300 मानूंगा। अगले स्टेप में मानते हैं, कोई बात नहीं। अभी हमने क्या मान लिया? 100 मान लिया। तो 2y = 1300 में से 100 गया तो कितना बचा? 1200। y = 1200 डिवाइडेड बाई 2, कट कट, y = लो जी 100 भर के कितना मिल गया? 600। तो ठीक है 600, 6वां पॉइंट आ जाएगा 600 हमारे पास। ठीक है,
हाँ जी आगे, एक बार x को 100 माना, अब x को क्या मान रहे हैं हम, x को 200 मान लें पहले। अगर 200 से आंसर मिलता है फिर 200, अगर 200 से आंसर नहीं मिलेगा तो फिर क्या मानोगे, फिर 300 मानोगे। ठीक है, एक सीरियल ऑर्डर चला लो। x को 200 माना हमने, जब इसको 200 माना तो प्लस ये रहा 2y इज इक्वल टू 1300, 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 200, 2y इज इक्वल टू 1300 में से 200 गया तो कितना बचा 1100, y बराबर 1100 डिवाइडेड बाय 2, 2 को 1100 से काटा तो कितना आया 550, y इज इक्वल टू 550। ठीक है, पॉइंट्स में तो नहीं है। x को कितना माना हमने 200, y हमें कितना मिला 550। इतना डन। तो पहली इक्वेशन जो ये थी उसका हमने ग्राफ, उसके पॉइंट्स हमने प्लॉट निकाल लिए, फाइंड कर लिए। अब दूसरी इक्वेशन देखो क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है 1x प्लस 3y इज इक्वल टू, अब इसके देखो यहाँ पर इस तरफ किस में है, ये हंड्रेड्स में है। अगर हंड्रेड्स में है, अगर हंड्रेड्स में है तो हमें फिर एक्स वाई को भी हंड्रेड्स में ही मानना है। तो हमने x को 100 मान लिया पहले, जब हमने x को 100 माना तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, 3y इज इक्वल टू 1300, x को 100 माना, x की जगह पे 100 भर दिया, प्लस 100 उधर गया तो 300 माइनस 100, तो 3y इज इक्वल टू 1300 में से 100 गया तो कितना बचा 1200, y इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 1200 कटा तो कितना मिला 400। ठीक है, इसका बॉक्स बना देते हैं यहाँ पर, ये x है ये y है, x को 100 फिल किया तो y कितना मिला 400 मिला। इतना डन। अब सोचिए 100 के बाद अगली बार x को क्या फिल करोगे, सोचो 100 के बाद क्या भरोगे। अगर एक रेगुलर ऑर्डर चलाते हैं तो 100 के बाद तो 200 ही भरोगे। अगर आपने यहाँ पे 200 भरा 200 तो प्लस 200 इधर आकर क्या होगा, और 1300 में से 200 निकाले तो कितने बचे 1100, 1100, और 3 के टेबल पे 11 नहीं आता, 3 के टेबल पे 11 नहीं आता। तो आपको पता है 11 से पहले क्या आता है 3 के टेबल पे 9, यहाँ पे 900 बचना चाहिए, कितना बचना चाहिए 900, तो फिर मुझे यहाँ पे कितना भरना पड़ेगा 400। ठीक है, अगर मैंने अब x को यहाँ पर 400 भरा तो 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 400, 3y इज इक्वल टू 900, y इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 3, y इज इक्वल टू 300। सही है, इतना का लॉजिक तो लगा ही लोगे कि क्या भरें और डिवाइड किससे हो जाए। ठीक, तो x को मैंने इस बार क्या भरा 400 भरा तो y मुझे कितना मिला 300। इतना डन। अब इनका ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, यहाँ तक देखो, इरेज करेंगे फिर ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ बनाए। सबसे बड़ा पॉइंट ढूंढिए, सबसे बड़ा पॉइंट 600। ओके, नेगेटिव है कहीं पे, फिर नेगेटिव प्लॉट करने की जरूरत भी नहीं है। 0, 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 500 और 600। 100, 200, 3, 4, 5, 6। नाम दे दो y x, y डैश x डैश। अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर नेगेटिव प्लॉट भी मत करो, और अगर फिर भी कोई प्लॉट करना चाहता है, कभी अच्छा लगे थोड़ा सा, फिर इधर क्या आएगा -100 माइनस 200, कहाँ तक जाओगे 600, तो -600 तक प्लॉट कर लेना। मैं नहीं प्लॉट कर रहा क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं, प्लॉट करने का फ़ायदा ही नहीं है। x है 100, y कितना x 100 कहाँ देखोगे ये। अब ये जो x 100 है ये ऊपर को जाएगा कि नीचे को जाएगा, इसने चलना है ऊपर को। क्यों जाएगा ऊपर को, क्योंकि y कितना है 600। ठीक है, ये अपने घर से निकला, ये अपने घर से निकला, रास्ते में इन्होंने सोचा अभी कहाँ मिलेंगे इकट्ठे हम, ये इधर को चला, ये इधर को चला, और यहाँ पे आके मिले आपस में। तो ये पॉइंट आपको मिला 100 और कॉमा 600। याद रहे पहले हमेशा x का पॉइंट आता है फिर y का पॉइंट आता है, x y। ठीक, अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये समझाने के लिए बनाया था 2 लाइनें। इतना डन बच्चों, ये पॉइंट मिल गया हमें एक। अब आगे दूसरा देखिए, x कितना,
x 200 है, यानी ये यहाँ से चलेगा, ठीक है। और y कितना है 550, पता लग जाएगा आपको 550 कहाँ है, 400 और 500 के बीच में, ये सॉरी 5, हाँ ठीक है, 500 और 600 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे। तो ये इधर से निकला और ये इधर से निकला, ये चलते गए, ये चलते गए, और यहाँ पे कहीं पे आपस में मीट हो गए। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट हुआ, ये आपके पास पॉइंट हुआ x कितना, x आपका 200 और y आपका 550। तो आपको दो डॉट्स दिख रहे होंगे, ठीक है जी। इन दो डॉट्स को क्या करना है, हमें एक स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ देना है, ठीक है। चलिए इन दोनों डॉट्स को एक स्ट्रेट लाइन के साथ हम जोड़ देते हैं, जोड़ दिए अभी। डन। इसका नाम देना हमें, क्या नाम है इस लाइन का, x + 2y, जहाँ मर्जी लिख लो नाम, ऊपर जगह है तो ऊपर लिख लो, नीचे जगह है तो नीचे लिख लो, ये लिख दिया। सेंटर में लिखना चाहते हो सेंटर में भी लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट x कितना 100, y कितना, x हमारा 100 है और y हमारा 400 है, तो ठीक है। यहाँ पे x हो गया 100 और y हो गया 400, ठीक। x इधर से गया, y इधर से आया, यहाँ पे मीट हो गए। x कितना है, y कितना है, x हमारा 400 और y हमारा 300, यहाँ पे कहीं पे मीट होंगे। ये लो जी, x हमारा 400 और y हमारा 300, 400 300। अब ये डॉट दिख रहा है आप लोगों को, ठीक। इस तरह से काटते हुए ये आगे निकल जाएगा। इतना डन। तो इस इक्वेशन का नाम लिखिए, क्या नाम है इस इक्वेशन का, x + 3y = 1300। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखिए, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। क्या दिख रहा था, वन सोल्यूशन दिख रहा था। वन सोल्यूशन का मतलब कहीं ना कहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो दिख रहा है आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसने पूछा नहीं हमसे क्या पॉइंट है, इसलिए हम बताएंगे भी नहीं। तो बस दो लाइनें मीट हो गई। अगर इस इक्वेशन में अगर इस 3 की जगह पर मैं 2 रख के करता, क्योंकि कई बुक्स में 2 दिया हुआ है, अगर मैं 2 रख के करता तो यहाँ पर ध्यान देना क्या बनता है। अगर यहाँ पे 3 की जगह पे 2 होता, 1 1, ये क्या है 2, यहाँ पर भी अगर 2 होता तो यहाँ पर क्या आता 2, 2 से 2 कटा कितना आया 1 1 आ गया। और आगे क्या, आगे 1300 और साथ में 1300, 1300 1300, तो ये भी 1 1, तो मतलब 1 by 1 1 by 1 1 by 1। फिर पता कैसा ग्राफ बनता, फिर एक लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट का ग्राफ है ये, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन प्लॉट हो जाती, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। अब मैंने जिस बुक से क्वेश्चन उठाया उसमें 3 दिया हुआ था, इसलिए मेरा इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है। अगर हम मन्नत की बुक के अकॉर्डिंग करते तो यहाँ पे 3 की जगह पे क्या होता 2 होता, 2 होता तो फिर तीनों इक्वल आते। अगर तीनों इक्वल आते तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन प्लॉट हो जाती। आप घर से यहाँ पे 3 की जगह पे 2 रख कर करके देख लेना सारे के सारे। कितने, 3 की जगह पे 2 रखना है आपने, 2 बॉल्स, 3 बॉल्स परचेज करी थी बाद में, 2 बॉल्स परचेज करके देखना, ग्राफ ऐसा बनेगा। इतना डन। कुछ कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The cost of 2 kg apple and 1 kg grapes on day was found to be ₹160. कहते जी एक दिन अगर आप 2 kg एप्पल परचेज करते हो और 1 kg ग्रेप्स परचेज करते हो तो आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 160 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर अगले दिन जाते हो, अगले महीने जाते हो, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स वर ₹300। अब कॉस्ट बढ़ गई, आपने ध्यान दिया होगा तो क्वांटिटी भी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg एप्पल की कॉस्ट, 1 kg एप्पल की कॉस्ट x रुपीस x, और लेट कर लिया कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स रुपीस y। 1 kg एप्पल की कॉस्ट है x रुपीस और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है y रुपीस। हाँ बेटा अभी हमने x और y माना ना,
अब हम 2 kg लिखेंगे नीचे। याद हो बैट बॉल वाला क्वेश्चन किया था, एक बैट की कीमत, एक बॉल की कीमत, फिर आप बोलोगे 2 बैट तो फिर 2x कर देंगे, 5 बॉल्स तो 5y कर देंगे। अब आप बताओ कितने kg एप्पल्स हैं, बताओ। 2 kg, 2 kg क्या है एप्पल, तो 2 kg एप्पल, एप्पल कितना हमारे पास 2x प्लस आगे ग्रेप्स कितने, तो 1y कितने पैसे ₹160 हमें देने पड़ रहे हैं, पहली इक्वेशन बन गई। अगले मंथ जाते हैं तो फिर हम एप्पल परचेज कर रहे हैं, कितने एप्पल 4 kg एप्पल परचेज कर रहे हैं, और ग्रेप्स कितने 2 kg ग्रेप्स परचेज कर रहे हैं, कितनी कॉस्ट 300 रुपीज़ हमें देने पड़ रहे हैं। लीजिए एल्जेब्रिकली बन गया हमारा ये। अब क्या बनाना है, ग्राफिकली। ट्राई करोगे ग्राफिकली, कोशिश करो ज़रा, बनता है ग्राफ, ये नोट कर लो पहले। चलिए देखिए, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 160, यही है। इसका डब्बा बना दिया हमने यहाँ पर, ये x और ये y। अब हमें x को कुछ फिल करना है। मैंने मान लिया कि x मेरा 0 है, मान लिया। ये ध्यान से पढ़ो, किस में है ये, हंड्रेड्स में है। तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300 प्लॉट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। x मैंने 0 सपोज कर लिया, अगर x मैंने 0 सपोज किया, x मेरा 0 है, तो y कितना हुआ, ये भर दिया 0 प्लस y इज इक्वल टू 160, y इज इक्वल टू कितना आया 160 आ गया, तो y मेरे पास 160 आ गया, ठीक है। अब x को 0 सोचा था, अब x को आगे क्या भर सकते हैं, और 100 भर सकते हैं। चलिए अगली बार मैंने x को 100 भर दिया। अगर कोई बच्चा स्टार्ट ही 100 से करना चाहता है, हमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप 100 भरोगे, ये लो, अच्छा टीना ने 100 से भरा है, चलो 100 से लो, 100 से स्टार्ट कर देते हैं। 100 ठीक है, आपके अकॉर्डिंग करते हैं। 100 तो प्लस 100 इधर आकर क्या होगा, तो 160 में से 100 निकाले तो y कितना हो गया, आपने 100 भरा, हाँ जी 2x है, ओके लीजिए 2x लीजिए। 2 का 2 x की जगह पे कितना पड़ा 100 प्लस 1y इज इक्वल टू 160, 200 1y 160 प्लस 200 उधर जाकर क्या होगा, तो 1y इज इक्वल टू 200 में से 160 निकाले तो कितना मिला -40 मिला। आपने x को 200 भरा, 100 भरा, तो आपको y कितना मिला -40 मिला। इतना ठीक है। 100 के बाद क्या भरोगे फिर, अब रनिंग ऑर्डर में 100 के बाद 200 ही बनता है, हाँ 100 के बाद कितना फिल कर दिया हमने 200। जब 200 भरा, 2 इंटू 200 प्लस y इज इक्वल टू 160, y इज इक्वल टू 160 माइनस 400, 2 का 4 प्लस 400 उधर गया तो -400, y इज इक्वल टू 400 में से 160 निकालिए, 240, 240। अब 240 कौन सा, माइनस का। आपने x को 200 भरा तो आपको y मिला -240। पहले का ग्राफ बन गया, पहले के पॉइंट्स मिल गए, ग्राफ तो बनाएंगे अभी। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। इस इक्वेशन को छोटा कर ले थोड़ा, देखो 2 से डिवाइड हो रही सारी इक्वेशन। अगर 2 से डिवाइड कर दी तो क्या मिला, 2 को 4 से काटा तो 2x प्लस 2 को 2 से काटा तो y, और ये कितना मिला 150। अब इसका बॉक्स बनाते हैं। देखिए x को कितना फिल करें, 150 है यहाँ पर। x को हमने 100 मान लिया। अगर x को 100 माना तो 100 यहाँ पर फिल किया तो 2 इंटू 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 150, वाई इज इक्वल टू 150 माइनस 200, वाई इज इक्वल टू 50 और वो भी माइनस का, ठीक है इतना। अब x को हमने माना 100, y हमें मिल रहा है -50। अगली बार x को कितना माना 200 मान लिया। जब 200 माना तो 200 भरा, 2 इंटू 200 प्लस वाई इज इक्वल टू 150, तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 400, y इज इक्वल टू 400 में से 150 निकाले तो कितना
माइनस 250 माइनस 250, ठीक है। x को माना 200, y हमें मिला माइनस 250। अब सबसे बड़ा पॉइंट ढूंढ लो कौन सा है, देखिए 250। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, दोनों ही है इसमें, देख सकते हो आप, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज भी लेनी पड़ेंगी और पॉजिटिव वैल्यूज भी लेनी पड़ेंगी। लेंगे कैसे, 0, 50, 100, 150, 200 और 250, ठीक है। 50-50 के इंटरवल से वैल्यूज ले ली हमने। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ गया -50, -100, -150, -200 और -250। पॉजिटिव 50, 100, 150, 200 और 250, -50, -100, -150, -200 और -250। इतना डन। चलिए प्लॉट करते हैं, x कितना 100, y कितना, x 100 है, ये रहा 100, और y कितना -40। कहाँ पे आएगा -40, सोचो, 50 के थोड़ा सा नीचे, अच्छा -40 है, -40 है तो फिर 50 के थोड़ा सा, -50 के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे कहीं पे। अब x आपका 100 है, x 100 और y आपका ये आ रहा है, ये पॉइंट मिला यहाँ पे मेरे को, ये पॉइंट है। नेमिंग कर दो 100, -40। ये डॉट समझ में आ गया सबको। अगली बार x कितना है और y कितना है, -240। x 200 है, ये रहा x 200, और y कितना है -240। -240 कहाँ पे होगा, 250 के थोड़ा सा ऊपर, ये नेगेटिव है, यानी यहाँ पे कहीं पे ये मिलेगा और यहाँ से नीचे आएगा, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे कहीं पे आपस में मीट करेंगे, ये रहा पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया, x हो गया 200 और ये कितना हो गया -240। अब आप देखिए दो डॉट्स मिल चुके हैं, इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करवाइए एक स्ट्रेट लाइन के साथ और इसके ऊपर नाम लिखिए। क्या नाम है इसका, 2x + 1y, 2x + 1y = 160। ये लिख दिया नाम, यहाँ तक डन। x कितना, y कितना, ढूंढिए कहाँ आएगा, x 100 और y -50, -50 नीचे, अच्छा ठीक है। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिल गया हमें, यहाँ पे कहीं पे बड़ा क्लोज पॉइंट है ये। x आपका 100 है और y आपका -50, ये लीजिए, x 100 और y आपका -50, 100 और -50। सर कल से ना आपने अलग बैठना है, बस ये मैंने बोल दिया, कल से अलग बैठना है आपने वहाँ पे। x 200 और y कितना, ढूंढिए, x 200 और y -250, -250 यहाँ पे कहीं पे, 200 और -250। अब अगर इन दो पॉइंट्स को मैं जोड़ूं, एक पॉइंट आपको ये दिख रहा है, ये ग्रीन मार्कर से जोड़ रहा हूँ, एक पॉइंट ये दिख रहा है, अगर मैं इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करवाऊँ तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ठीक है, ये दोनों की दोनों लाइनें ना पैरेलल चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। तो देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या बनता है, ये आपके पास पहली इक्वेशन थी 2 और उसके नीचे कौन आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है 4। ये था आपके पास 1, उसके नीचे कौन आ रहा है 2, 2 1 का 2, 2 2 का 4, पहले दो मैच करके। और तीसरा देखो क्या था, तीसरा था 160 डिवाइडेड बाय कितना, अब 0 से अगर मैं 0 काट भी दूँ, 16 और 30 भी काटता हूँ तो 2 8 का 16 और ये 15। आप देखो क्या बन रहा है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/15। ये रूल किसके लिए लगाते थे आप, नो सोल्यूशन व्हेन लाइंस आर पैरेलल। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो ये बड़ा कम डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। कॉपी के ऊपर स्केल के साथ प्लॉट करोगे तो दोनों लाइनें सीधी प्लॉट होंगी, ये बिल्कुल इस तरह से प्लॉट हो जाएंगी, एक लाइन और ये दूसरी लाइन, बिल्कुल ऐसे ऐसे चलेंगी दोनों की दोनों, ऐसे। क्लियर।
एक्सरसाइज 3.1 हमारी खत्म हुई। अब स्टार्ट करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। कुछ भी देखना है तो 5 मिनट लगाइए, चेक करिए, फिर 3.2 स्टार्ट करते हैं। फोटो क्लिक कर लो भी इसकी। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है जी। क्वेश्चन वन में हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और सोल्यूशन को ग्राफिकली फाइंड करना है। एक्सरसाइज 3.1 में आपने देख लिया ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब मेरा काम है सिर्फ लीनियर इक्वेशन बना के छोड़ देना और ग्राफ आप लोगों का होमवर्क है जो आप घर से करके आओगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। गणित का क्विज हो रहा है, 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर रही हैं और लड़के भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ कितनी लड़कियों ने और कितने लड़कों ने पार्टिसिपेट किया। तो हमें नहीं पता, जो चीज़ हमें पूछी जाती है वही हमने मान लेनी होती है। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x, लेट नंबर ऑफ बॉयज, हमने मान लिया लड़कियों की गिनती x है, लड़कों की गिनती y है। टोटल बच्चे कितने हैं? 10। मतलब लड़की और लड़की अगर सब मिला लें तो बच्चे कितने होंगे? 10। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लड़कियों और लड़कों की संख्या कुल हमारे पास कितनी? x प्लस वाई करेंगे तो 10 बच्चे तो टोटल हो जाएंगे मैथ्स क्विज में। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। अब एक और इक्वेशन बनानी है बस हमने। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या कहते हैं? गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। ऐसे उन्होंने इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, आप देख लो एक्सप्रेशन कैसे बनेगी। पहले इन्होंने बोला गर्ल्स, गर्ल्स के आपके पास देखो, फिर उन्होंने बोला इज का मतलब होता है इक्वल्स टू। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? 4 में क्या करना है? मोर। अब जो 4 मोर कर रहे हो वो किस में होने चाहिए? बॉयज को क्या माना? वाई। समझ में आई बात? 4 मोर बॉयज। अब प्लस वाई इधर आके क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 2। क्या बनाना है? ग्राफ। इनका ग्राफ सिंपल बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 पहली इक्वेशन थी, और दूसरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दूसरी इक्वेशन थी। ध्यान देना, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। अब सीधे वैल्यू भरेंगे हम। मान लिया x को 2, x अगर 2 हुआ तो y कितना हुआ? देखो कैसे हुआ, प्लस 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 10 माइनस 2 8, या फिर 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10। ये भी ठीक है, छोटे छोटे नंबरों में सोच सकते हो वैसे, ठीक है ना। अच्छा, x को मैंने मान लिया 3, तो y कितना हुआ? 7। चलो बन गया ये। तो बस जो मन करता है मानो, नेगेटिव मानो यहाँ पर, ठीक ना। समझ में आ गया बेटा? x को बच्चों मैंने मान लिया 0, y कितना हुआ? -4। x को 0 माना तो y आपका 4 भरोगे तो 4 और आगे क्या? फिर -4 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, x को मैंने 1 मान लिया तो y कितना? x को 1 मान लिया तो y आपका -3। ये लो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, प्लस 1 उधर जाकर क्या हो गया? -1, तो माइनस वाई इक्वल टू 3। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इधर भी और इधर भी, इधर माइनस माइनस गया, y कितना? -3। देखो ग्राफ में बनाना सिखा चुका हूँ आप लोगों को, पर फिर भी मैं दोबारा एक क्वेश्चन इसका स्टार्टिंग का करके दे दिया है। जो मन करता है वैल्यूज भर लेना, बस ध्यान रहे पॉइंट्स में आंसर नहीं आने चाहिए। अब सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा? 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। नेगेटिव भी है हमारे पास। नेगेटिव कहाँ तक जा रहा है? -4 तक। 1 2 3 4
-1 -2 -3 -4 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक डन बच्चों। आगे देखिए x कितना है, y कितना है। x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं बस रफ में डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ आपको ग्राफ कैसा बनेगा। स्केल से बराबर बराबर सेंटीमीटर ले लेना, ठीक है। x 2 है और y 8 है, x 2 y 8, ये पॉइंट मिल गया 2,8। x कितना, y कितना है, x 3 y 7, ये पॉइंट मिल गया। इसको क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे, x 3 y 7, डन। x कितना है, x 0, y कितना है -4, ये रहा 0 -4, यहाँ पे -4 प्लॉट कर दिया और ये लिख दिया 0, -4। x कितना है 1, y कितना है, x 1 है और y -3, यहाँ पे कहीं पे x हमारे पास 1 और y हमारे पास -3, इसको ज्वाइन करवाओ, ऐसे जाएगा ग्राफ इसका, ठीक। कुछ इस तरह का ग्राफ जाएगा और इनकी नेमिंग करनी है, नेमिंग कर दो। x + y = 10 और इसका कितना हो गया, x - y = 4। बस मैंने रफ सा ग्राफ आपको बना के दिखा दिया कि कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका। आप प्रॉपर इंटरवल लोगे, कहीं पे मैं बड़ा ले रहा हूँ, कहीं पे मैं छोटा ले रहा हूँ, आप स्केल से प्रॉपर लोगे, कॉपी के ऊपर या ग्राफ के ऊपर प्रॉपर ग्राफ प्लॉट होगा, शक्ल उसकी ऐसी होगी, इस तरह का दिखेगा ग्राफ आपका। ये था 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। जब कॉपी पे इस क्वेश्चन के ग्राफ को प्लॉट करोगे, जो मैंने भी रेज किया, जहां पर भी वो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर भी वो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान देना, जब ग्राफ प्रॉपर प्लॉट करोगे, जो x की वैल्यू होगी और जो y की वैल्यू होगी, आपने वो वैल्यूज यहां पर लिखनी है। x की वैल्यू आपके पास आएगी 7 और y की वैल्यू 3। ये काउंटिंग लिखोगे ना ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7। x आपका 7 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा और y आपका 0 1 2 3 1 2 3 इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। और जहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वो x एक्सिस पे गर्ल्स और y एक्सिस पे बॉयज़। आपकी x की वैल्यू 7 निकलनी चाहिए और y की वैल्यू 3 निकलनी चाहिए। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की ये वैल्यूज तब निकलेंगी अगर ग्राफ प्रॉपर प्लॉट करोगे। अगर कहीं पे स्पेस कम ले ली, कहीं पे स्पेस ज़्यादा ले ली, तो फिर आपकी लाइंस ऊपर नीचे हो जाएंगी और आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है 5 पेंसिल्स 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। लेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x रुपीस, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत y रुपीस। मान ली कितनी पेंसिल्स, पढ़िए 5 पेंसिल्स है और पेन कितने 7 पेन, कितने पैसे देने पड़ेंगे 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। बना लोगे डब्बा, x और y बना लेना इसका। अगली बार कितनी पेंसिल कितने पेन 7 पेंसिल्स 5 पेन, कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितने 46 रुपीज़ देने पड़ेंगे। बना लेना इसका भी डब्बा, x निकाल लेना, y निकाल लेना, बाद में ग्राफ पे प्लॉट कर लेना, बस इतना ही काम था। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पहले रूल सुन लीजिए, ये रूल पहले भी लिखवाए गए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग, क्योंकि यही नेमिंग दी गई है, देख लेना, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, यही बोला गया, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ जी। और अगर आपका
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आता है, तो आपके पास पैरेलल लाइंस। और अगर आपके तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। इतना डन। बस बताना है हमने, सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन को कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 के थर्ड 2 है। अच्छा ये आपका फर्स्ट का, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट था, है ना? ठीक है। क्वेश्चन 2 बताइए बेटा, पहली इक्वेशन क्या दी है? 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। आगे तू मन्नत मास्क उतार के बताया कर बेटा। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। देखिए भाई, A1/A2, A1 कितना, A2 कितना, B1/B2, B1 कितना, B2 कितना, 2 का 4, 2 3 का 6। क्या लग रहा है? तीसरा चेक करने की जरूरत है? जब दो ही बराबर नहीं आए तो तीसरा क्यों चेक करें? इट मीन्स 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। कौन सा रूल? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या लिखोगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहला पार्ट खत्म हो गया, इस सेकंड का फर्स्ट पार्ट था खत्म, क्योंकि ग्राफ पे तो प्लॉट करने को बोला ही नहीं उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, बताओ इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, एक इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट हमारे पास है 6x माइनस 3y इज इक्वल 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो बेटा जी A1/A2 कितना हुआ? 6/2, 2 से 6 काटा तो कितना मिला? 3। B1/B2 कितना हुआ? -3 -1, माइनस माइनस कट गया तो कितना मिला? 3। दो बराबर आ गए। तीसरा चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा? इक्वल टू आता है कि नहीं आता है, ये देखना पड़ेगा। तो थर्ड देखें, थर्ड हमारे पास है C1/C2, तो वो हो गया 10/9। क्या लग रहा है? बराबर है, यानी 3 इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 10/9। तो कौन सा रूल लग रहा है? रूल नंबर 2। जवाब क्या दे दोगे? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। ऐसे ही है सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसके साथ का ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कंसिस्ट और इनकंसिस्ट पूछा है। ठीक है। अब मैं इसी को कंसिस्ट और इनकंसिस्ट में आंसर देने वाला हूं। ठीक है। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो कंसिस्ट होती हैं, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इनकंसिस्ट होती हैं, और जो कांस्टेंट लाइंस होती हैं वो भी कंसिस्ट होती हैं। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम करते, चलिए मान लिया अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, वैसे ही मान लिया इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आंसर आया? देखिए रूल, यही लिखा हुआ रूल क्या है वो? यहां पे ये कंसिस्ट है, और ये कंसिस्ट का मतलब क्या लेंगे? ये कंसिस्ट का मतलब बहुत सारे आंसर कि एक आंसर? एक आंसर। ये कंसिस्ट मतलब वन आंसर है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, और ये कंसिस्ट मतलब मैनी सॉल्यूशंस हैं आपके पास। ठीक। तो इसका जवाब आ गया कंसिस्ट। और अगला देखो, इसका आंसर क्या आएगा? इसका जवाब आ गया इनकंसिस्ट। बस कंसिस्ट और इनकंसिस्ट वर्ड लिखना है हमें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, बस पूछा है कंसिस्ट है तो बता दो, इनकंसिस्ट है तो बता दो। डन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 पे चल रहे भी हम। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pair of lines are consist and inconsist? if consist obtain them graphically। अगर कंसिस्ट है तो आंसर कैसे निकालना है? ग्राफिकली निकालना है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन दे दी गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और हमें साथ में दे दी गई
2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट पार्ट है। अच्छा जी, a1 अपॉन a2 क्या बना देखो, 1 और ये भी 2, 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 क्या बना देखो, कितना 1 और ये कितना 2। c1 अपॉन c2 क्या बना, ये 5 और ये 10, 5 1 का 5, 5 2 का 10, तो क्या मिला आपको, मिल गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। कौन सा रूल लगा, कंसिस्ट है ये, तो ये आपके पास हो गया कंसिस्ट, ये कंसिस्ट हो गया। अगर अब ये कंसिस्ट हो गया तो कहते हैं जी कंसिस्ट अगर है तो ग्राफिकली सॉल्व करो। इतने क्वेश्चन कर लिए हमने ग्राफिकली पीछे। अब ये कौन सा वाला कंसिस्ट है, वन सोल्यूशन वाला कि मैनी सोल्यूशन वाला, यानी जब इसका ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देखिए इसका डब्बा बना दिया हमने, ये डब्बा बना दिया, x 0 तो y 5, y 0 तो x 5, कर लो चेक, x 0 तो y कितना, और अगर y 0 तो x कितना 5, बन गया इसका। दूसरा देखो क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये पूरी इक्वेशन किसी से डिवाइड हो रही है, 2 से 2, 2 से 2 और 2 5 का सेम नहीं बन गई। अगर ये सेम बन गई तो इसका डब्बा भी क्या बना, x y, x 0 तो y 5, y 0 तो x 5। अब सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक डन। x 0 y कितना, x 0 y 5, y 0 x कितना, ये लीजिए एक लाइन ये रही, ये किसकी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की। दूसरी लाइन कहाँ पे आएगी, पॉइंट्स तो सेम है, अगर पॉइंट सेम है तो ब्लैक से ड्रॉ करूंगा तो पता नहीं लगेगा, ब्लू से ड्रॉ कर देते हैं। देखिए x 0 y 5, x 0 तो y 5 और y 0 तो x 5। अब समझ में आ रहा होगा, एक के ऊपर दूसरी लाइन चल रही है, ये लीजिए, नाम सेम रहेगा क्योंकि 2 से डिवाइड किया था तो यही आया था, डन। तो ये उन्होंने बोला था जी कंसिस्ट है, मैनी सोल्यूशन का कंसिस्ट है तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे इसके 3 पार्ट और हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करने अपने घर से, फिर प्रॉब्लम देनी है मेरे को। अगर इनकंसिस्ट होता तो फिर ग्राफ बनाते, फिर नहीं बनाना था ग्राफ। ग्राफ कब बनाना है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है, अगर कंसिस्ट है तो बनाना है ग्राफ। कंसिस्ट कब होता है, वन सोल्यूशन पे और मैनी सोल्यूशन पे, तो दोनों में ग्राफ बनेगा। वन सोल्यूशन पे कैसा ग्राफ बनता, वन सोल्यूशन पे इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन जाता, ठीक है। इसे नोट करिए फिर आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, सब बच्चे 5वां क्वेश्चन देखें भाई। एक्सरसाइज 3.2 चल रही हमारी और हम 5वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। स्टेटमेंट दी है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। किसकी बात करी यहां पर, रेक्टेंगुलर गार्डन की बात करी है। रविंदर मार्कर पकड़ाना, थैंक यू सर। अभी थक तो नहीं गए, थक गए सर। क्वेश्चन सर सिर्फ 3 ही रह गए हमारे करने वाले, कर दें बस। स्टेटमेंट बना के छोड़ रही है मैंने, ग्राफ तो आप लोगों ने बना लेना है, ठीक है। लेक्चर पूरा हो जाएगा ना हमारा ये वाला, 2 क्वेश्चन के लिए फिर अगली वीडियो बनानी पड़ेगी नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर। ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लिया हमने, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ दे दी 4 मीटर, मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। कहते हैं गार्डन की डायमेंशन बताएं। लीजिए बच्चों, एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। ये हमारी लेंथ है, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी विड्थ है। विड्थ मतलब चौड़ाई, लेंथ और विड्थ। लेंथ हमने मान ली x,
और विड्थ हमने मान ली y। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? पेरीमीटर होता है हमारे पास x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और y प्लस वाई कितना हो गया 2y। x और x कितना हो गया? ये छोटी क्लास में पेरीमीटर के फॉर्मूला से पढ़ के आए हो आप। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम कर दो। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। ये y है तो ये भी क्या होगा? तो y प्लस वाई कितना हो गया 2y। ये आपके पेरीमीटर का फॉर्मूला है। अगर आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, 2 कॉमन निकाल लेते x प्लस वाई बन जाता। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ आपने x मान ली है, विड्थ आपने क्या मान ली है y। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि भाई हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ कर दीजिए। पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास 2x प्लस वाई। इसका क्या कर दो? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपका पेरीमीटर है उसका क्या कर दो? हाफ। अगर मैंने पेरीमीटर का हाफ किया तो 2 से 2, तो मेरे पास पेरीमीटर कितना बन गया? और आपको पेरीमीटर उन्होंने दिया हुआ है, पेरीमीटर उन्होंने दिया हुआ है 36 मीटर। ये भी पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर उन्होंने दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या बनी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। बन जाएगा डब्बा? x और y ग्राफिकल प्लॉट करना है इसको, डब्बा बन जाएगा। ठीक है। सेकंड इक्वेशन, हुज लेंथ इज, किसकी बात करी? लेंथ। अब लेंथ देखिए कौन सी है, लेंथ कौन है? हुज लेंथ इज, इसका मतलब बताया था क्या होता है? इक्वल टू हुज लेंथ इज 4 मोर, 4 क्या कर दो? मोर कर दो। अब किस में मोर कर दो? 4 मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ क्या है देखो, विड्थ क्या है? y। हुज लेंथ इज 4 मोर इट्स विड्थ, प्लस वाई इधर आकर क्या हो जाएगा? और इक्वल्स टू कौन बचा? 4। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। बन जाएगा डब्बा? x और y। जब वैल्यूज मिल जाएं क्या प्लॉट करोगे? ग्राफ। और जब ग्राफ प्लॉट करोगे, ये दिख रहा है 1 सोल्यूशन है इसका, ये 1 है, ये 1 है, 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1, और ये क्या -1 इज नॉट इक्वल टू है। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। अब मुझे नहीं पता कैसी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, वो तो आप सॉल्व करोगे तो पता लगेगा। जहाँ पर भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करें, x देख लेना यहाँ से और y देख लेना यहाँ से। जो भी आपके पास ये x और y की वैल्यू आए, आपको कैसे पता लगेगा आपकी x और y की वैल्यू सही है? जो भी x और y की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को या तो फर्स्ट में भर लेना या सेकंड में भर लेना। फर्स्ट में भरोगे तो दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए? 36। सेकंड में भरोगे तो दोनों को माइनस करके क्या आना चाहिए? 4। वो आप सॉल्व करोगे ग्राफ तो पता लगेगा। और ये ग्राफ में बना नहीं रहा क्योंकि बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने ग्राफ बनाने वाले। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर दे रेस। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें एग्जांपल्स देने के लिए बोला गया। क्वेश्चन 6 में कहते अपनी तरफ से इक्वेशंस बनानी है आपने। स्टेटमेंट है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। टू एक्स प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमें नहीं दी, एक ही इक्वेशन दी है। एग्जाम्पल कैसी देनी है? पहले पार्ट में बोल रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस होने चाहिए, दूसरे पार्ट में बोला पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तीसरे पार्ट में बोला कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। आप लोगों को फॉर्मूले अगर याद हैं तो जो मन करता है इक्वेशन लिख लो। इंटरसेक्टिंग लाइन में आपने क्या पढ़ा था, क्या होना चाहिए? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही होना चाहिए। एक इक्वेशन उन्होंने दी, उन्होंने क्या इक्वेशन दी हुई है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। मतलब जो भी यहाँ पे आपका ऊपर a1 है और नीचे क्या लिखना है आपने? a2, इनकी रेशियो आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। चल टीना लिखवा बेटा, क्या इक्वेशन लिखवाएगी यहाँ पर? जो तेरे मन में इक्वेशन बोल दे, क्या लिखो अपनी तरफ से बोल।
फिर देखते हैं सही लिखवाती गलत लिखवाती। बोल बोल शाबाश। 2x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए a1/a2 मतलब 2/2, ठीक है, इज इक्वल टू किसके 3/5। क्या ये इक्वल होते हैं? तो इसका मतलब बन गई इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आई बात? अपनी तरफ से आपको एक इक्वेशन लिखनी है। और अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि यार मैं कैसे बनाऊंगा, टीना ने तो फटाफट बना दिया, तो जब भी कभी इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी हो ना, इनको आपस में बदल लो, आपस में ऐसे बदल लो। मतलब x का कोफिशिएंट, जो y का कोफिशिएंट है उसको x का दे दो, और जो x वाला नंबर था उसको y वाले को दे दो। यहाँ पे जो मन है लिख लो, चाहे यही लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब देखो ये कितना 2/3, क्या ये बराबर हो सकता है 3/2 के? कभी भी बराबर नहीं हो सकता। x का कोफिशिएंट जो है वो y का लिख दो, और जो y का है वो x का लिख दो, तो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन की एग्जांपल दे हो जाएगी। उन्होंने आपसे पूछा है। अगली बार कौन सी लाइन? पैरेलल। पैरेलल के लिए रूल याद है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इक्वेशन उन्होंने लिख के दी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। मतलब आपको ये दोनों सेम करने पड़ेंगे, पहले दो। अगर आपको ये पहले दो सेम करने पड़ेंगे तो इन दोनों नंबरों को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा लो। दोनों नंबर्स को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ, जिस मर्जी से करवा लो, जो नंबर आपको पसंद हो। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 का 2 3 का, और ये यहाँ पर इसको नहीं मल्टीप्लाई कराना, सिर्फ इन दोनों को कराना है, क्योंकि दो बराबर करने हैं, तीसरा वाला बराबर नहीं करना हमें। तो इस तीसरे वाले में से एक कम करके लिख लो, कितना आ गया? एक कम करके लिख लो या एक बढ़ा के लिख लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो ये कितना 2/4, ये कितना 2 1 का 2, 2 2 का 4, 3 1 का 3, 3 2 का 6 इज नॉट इक्वल टू -8 -7। बराबर नहीं है, पहले दो बराबर और अगला बराबर नहीं है। जब भी आपको पैरेलल लाइन की एग्जांपल देनी है तो सिर्फ इन दो नंबरों को, इन दो टर्म्स को जिस मर्जी सेम टेबल से मल्टीप्लाई करवा लो। मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया? जो ये आगे था मैंने इसी से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर कोई बच्चा 3 से करवाना चाहता तो 3 2 का 6 और 3 3 का 9, ठीक है, तब भी दोनों सेम आ जाते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया क्या करना है? इंटरसेक्टिंग में इसको आगे लिख दो और इसको पीछे लिख दो। यहाँ पर क्या करना है? पैरेलल में फर्स्ट नंबर से ही, जो भी फर्स्ट नंबर है, पहले दो को मल्टीप्लाई करवा दो, और जब कॉन्स्टेंट बनाना है, अभी दो को कराया था, फिर तीनों को करवा दो। लीजिए इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके लिए रूल है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो तीनों बराबर होने चाहिए। तो मैंने आगे 2 दिया था, 2 से सबको मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 2 का 4, 2 3 का 6 और 2 8 का 16। कर लो चेक। 2/4, 3/6 माइनस 8/-16, 1/2, 1/2 माइनस माइनस कैंसिल, 1/2, सब 1/2 आ गए, सब 1/2 आ गए। तो तीनों बराबर हो गए, और बराबर हुए तो क्या बन गया? कोइंसिडेंट लाइंस। एक इक्वेशन देकर उन्होंने हमें बोला कि अब आप खुद एग्जांपल्स दीजिए, खुद एक अपनी तरफ से इक्वेशंस तैयार करिए। तो जो इक्वेशन मैंने लिखी है, कोई ज़रूरी नहीं है आपने इक्वेशन लिखनी है, आपका जो मन करता है वो इक्वेशन लिखिए। 2 से कराना है 2 से कराओ मल्टीप्लाई, 3 4 5 6 जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करवाओ। पैरेलल में पहले दो को और कोइंसिडेंट में तीनों को, फिर ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। डन। लास्ट क्वेश्चन आज का, एक्सरसाइज 3.2 लास्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दी गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन दे दी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमें कहते हैं इनका ग्राफ ड्रॉ करिए। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक ट्राइंगल बनेगी, उस पर जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वहां से आपको एक ट्राइंगल मिलेगी। उस ट्राइंगल की वर्टिसेस हमें पता करनी है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, फुल फ्लेज करके देंगे, ध्यान से समझना। देखो स्टार्ट भी ग्राफ से किया, एंड भी ग्राफ पे ही हो रहा है। अलजेब्रिक इक्वेशन बनी बनाई दे दी उन्होंने, हमें क्या पता करने? पॉइंट्स ही पता करने। चलिए पहले पॉइंट्स पता करते हैं। ये +1 उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इसका डब्बा बनाते हैं। देखिए x और y, अगर मैंने x को 0 भरा तो ये तो 0 हो गया, यही बचा। माइनस से माइनस y कितना मिला? अगर मैंने y को 0 भरा
अगर मैंने y को 0 भरा तो x इज इक्वल टू, अगर y को 0 भर दिया तो x माइनस 0 इज इक्वल टू -1। ये तो खत्म है। x कितना मिला? पहले का बन गया, पहले का डब्बा तैयार। दूसरे का बनाए, ये x है, ये y है। अगर मैंने x को 0 भरा, 3 इंटू 0 2y, 3 इंटू 0 प्लस 2y, साथ में क्या था? -12। -12 परली तरफ ले जाओ पहले ज़रा, उधर जाकर हो गया +12। x को 0 भर दिया प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना? 12। 3 इंटू 0 0 बचा गया, 2y इज इक्वल टू 12, 2 आया नीचे, काट के कितना? y6 मिल गया। ये सीख चुके हो पहले आप सारा, ठीक है? फिर भी रफ में करके दिखा रहा हूँ। x को 0 भरा तो y6 मिला, y को 0 भरा, जब y को 0 भरा तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, ये 0 हो गया, 3 आ गया डिवाइड में, 12 से 3 को काटा तो 4, 3 4 का 12। इतना डन। पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने। अब आपको बोला गया इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करो। सबसे बड़ा पॉइंट ढूंढो, सबसे बड़ा पॉइंट है 6। अब थोड़ा सही ग्राफ बनाएंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए देखिए, अब x0 y कितना? x0 y1 सही है, y0 x -1, y0 है और x कितना है? यही पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, लीजिए ये ज्वाइन कर दिया, इसका नाम लिख दो। ये आपके पास था x0 और y1, ये आपके पास क्या था? x -1 और y0, ठीक है? इसकी इक्वेशन बन गई। x कितना, y कितना? x0 और y6 यहीं पे आएगा कहीं पे, 0,6, x0 था y6 था। ये ढूंढो, x कितना, y कितना? x4 है, यहीं पे कहीं पे आएगा, y0 है, तो फिर ये रहा हमारे पास 4,0। हाँ जी, इसको भी ज्वाइन करवा दो ऐसे, ये लो करवा दिया ज्वाइन। मैंने आपको बोला था ट्रायंगल बनेगी, देखो ट्रायंगल बन रही है कहीं पे, ध्यान से देखोगे तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है? इस पॉइंट को अगर मैं देखूं, अब जो मैं बार बार आपको समझा रहा था, अगर मेरा ग्राफ सही है तो ये पॉइंट भी सही होगा। ये दिख रहा है कहाँ पे आ रहा है ये, और ये यहाँ कहाँ पे आ रहा है? x हो गया 2 और y कितना? 3, x आपका 2 और y आपका 3। कैसे पता लगेगा सही पॉइंट है ये? चेक करेंगे, ये x माइनस वाई इक्वल टू -1 आना चाहिए। x आपने 2 भरा, माइनस y कितना भरा, तो 2 में से 3 गया तो -1, मैच करो सेम। तो जितने भी क्वेश्चन में आपको पॉइंट पता करने के लिए बोला जाएगा, आपको ग्राफ बिल्कुल सही प्लॉट करना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अब ट्रायंगल के पॉइंट्स बोले थे, अब ट्रायंगल के पॉइंट्स देखो कौन से हो गए। इसको हमने नाम दे दिया A, इसको हमने नाम दे दिया B, इसको हमने नाम दे दिया C। तो ट्रायंगल की वर्टिसेस, वर्टिसेस कौन सी होती हैं? जहाँ पे ट्रायंगल की तीनों लाइंस आपस में मिलती हैं, ये पॉइंट A, ये B और ये C। जहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को काटें, कोई दो लाइनें एक दूसरे को काटें, वो उसके वर्टिसेस के पॉइंट हो जाते हैं। वर्टिसेस का मतलब बच्चों एज के पॉइंट हो जाते हैं, एज, नुक्कर। एक ये नुक्कर है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से मिल रहे हैं। ए के पॉइंट कितने हो गए? 2,3। बी के पॉइंट कितने हो गए? -1 और 0। और सी का पॉइंट क्या हो गया? 4 और 0। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस लास्ट क्वेश्चन के साथ आपको पॉइंट्स भी निकाल दिए, ग्राफ भी निकाल दिया, पॉइंट वेरीफाई भी करवा दिया और ट्राइंगल के पॉइंट्स भी बना दिए। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 3.1 खत्म कर ली और 3.2 खत्म कर ली। अब ये 2 एक्सरसाइज कल आपकी नोटबुक के ऊपर चेक होंगी और प्रॉब्लम्स दोगे पहले आप, फिर आगे काम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद 2 एक्सरसाइजें खत्म करवाने के लिए।